वेलकम बैक दोस्तों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं मैग्नेटिज्म का पार्ट 5। तो जिसमें हम पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट शेप्स के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एट द लास्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो काफ़ी अच्छा लॉ है, काफ़ी खूबसूरत सा लॉ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं या किसी मैग्नेट से आपके कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके नेचर क्या है। तो पहले अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये किसी मैग्नेट में, सपोज अगर आपके पास मैग्नेट है, अगर आपने देखा होगा बार मैग्नेट, तो इसमें आपके पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है आपके पास नॉर्थ पोल, एक होता है आपके पास साउथ पोल। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है, इनकी प्रॉपर्टी है, तो ये बोलते हैं कि दे स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। दे स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ तो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे खत्म होती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ पे खत्म हुई। ये देखिएगा बच्चों। और इनसाइड द मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड द मैग्नेट में ये साउथ से नॉर्थ को जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट ये जाती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट ये ट्रेवल करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, और आउटसाइड द मैग्नेट ये क्या होती हैं आपकी, नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं आपके पास ये। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोज टू द साउथ एंड री एंटर्स द मैग्नेट एंड अगेन रिट्रेस द पाथ। तो अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, आपने ये खास बात देखी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती थी वो आपके पास प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और टर्मिनेट करती थी ऑन दी नेगेटिव चार्ज, और जबकि नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज पे क्या करती थी, टर्मिनेट करती थी, इसको एंटर करती थी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि ये क्लोज लूप नहीं बनाती थी। अगर आपको याद है तो हम लेते थे क्यू और माइनस क्यू चार्ज। अगर हम आपको चार्ज दिखाएं तो ये तो थी आपके पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी आपके पास ये। तो यहाँ से जा रही थी और यहाँ पे क्या करती हैं, टर्मिनेट करती हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस लूप्स बनाती हैं जो कि क्लोज नहीं होते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स योर क्लोज लूप। तो यही आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी है। तो अगर हम आपको लिखाएं प्रॉपर्टी एक एक करके सारी, देखिएगा अगर हम इसको इरेज करवा दें। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originates from the north pole and enters the south pole outside the magnet and re-enters from south to north inside the magnet। वहीं अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो दे फॉर्म्स दी क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बनाती हैं, जी हाँ, ये आपके क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। सपोज हम ये कह रहे हैं ये आपके पास क्लोज लूप है, तो दे एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है बच्चों कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, सपोज हम कह रहे हैं ये आपके पास मैग्नेट है, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। अगर हम ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ये आपके पास सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम किसी भी पी पॉइंट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए कि हमें बताना है कि डायरेक्शन कहाँ को है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट में। अगर सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे आप क्या करें, सिंपली टेंजेंट ड्रॉ कर दें। इस पॉइंट पे निकालना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो सिंपली आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ये जो टेंजेंट है दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो आप अगर हम इसको लिखें तो हम कहेंगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड
on magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point. उस point पे, at that point. ठीक है। सपोज अगर हम कह रहे हैं आपके पास करंट कैरिंग कोई आपके पास कंडक्टर है, तो आपको मैंने बताया मैक्सवेल रूल से कि अगर आप इसमें अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो क्या करना है, आपने होल्ड दी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको कर्ल ऑफ कर्वेचर आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, मतलब ऐसे ऐसे अंदर को। तो अगर मैं किसी पॉइंट, सपोज मैं इस पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछूं तो कहेंगे आप इनवर्ट है, तो इस पॉइंट में अगर आप टेंजेंट बनाए जो कि अंदर को जा रहा है तो इस पॉइंट में इनवर्ट। जबकि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगी बाहर को आते हुए, तो बाहर को आते हुए ये तो क्रॉस है और ये आपको दिखेंगी बाहर को आते हुए, इसकी जो टेंजेंट बनाई इस डायरेक्शन में तो ये कुछ ऐसे बनेगी टेंजेंट। तो टेंजेंट एट मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज यू द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ को। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे ये बोलती है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बोलती है आपसे नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये है, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, ये आपकी सेकंड है। तो अगर सपोज हम कह रहे हैं किसी केस में अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो देखिएगा अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस वाले कर्व के लिए अगर हम टेंजेंट बनाऊँ इसी पॉइंट में तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, स्पर्श रेखा। तो ये आपके फर्स्ट लाइन के लिए टेंजेंट। वहीं अगर मैं सेकंड वाले के लिए टेंजेंट बनाऊँ सेकंड वाली लाइन के लिए तो आपके पास टेंजेंट ये जाएगा। यानी कि सेम पॉइंट में आपको मिलेंगे दो डिफरेंट डायरेक्शन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम पॉइंट पे आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शन मिलना ये असंभव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला केस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में। तो कभी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हमेशा ऐसे जाएंगी, चाहे ऐसे स्ट्रेट जा सकती हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब देखते हैं अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी, दैट इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा होती है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी हाई रहती है आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग होती है उस स्पेस में आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होती है। अगर हम कहेंगे अगर हम इसमें पॉइंट लिखना है तो हम कहेंगे इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज हाई at that point, तो हम लिखेंगे इसमें then at that point magnetic field intensity is high। फॉर एग्जाम्पल वहीं अगर हम मैग्नेट की बात करें, देखिएगा मैग्नेट या सोलेनोइड की हम जो भी बात कर सकते हैं, सपोज दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस वाज योर साउथ पोल। तो अगर हम इसी की बात करें तो आपके पास ये थी फील्ड लाइंस। देखिएगा बच्चों ये था, आपके पास कुछ डायग्राम ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप क्राउडिंग देखें तो देखिएगा इस पॉइंट में आपके पास क्राउडिंग, इन दोनों पॉइंट्स में आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं काफ़ी डेंस हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तो अगर मैं एक पॉइंट ये लूँ ए पॉइंट और इसको मैं बोलूँ बी पॉइंट, तो अगर आप कहेंगे तो पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हाई कहाँ पे है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ए पे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो ये था आपके पास फिफ्थ पॉइंट। तो जिस पॉइंट में ज़्यादा क्राउडिंग होगी उस पॉइंट में उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतना हाई रहेगा, ठीक है। और वो तो मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो किसी भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट बनाते थे ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उस पॉइंट में वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता था और साथ में आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बताता था सेम। अगर आप क्यू चार्ज में सपोज हम कह रहे हैं अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज दिस आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगर इस पॉइंट में अगर हम डायरेक्शन दिखाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी डायरेक्शन में हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होती थी आपके पास, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती थी। यहाँ हम कह सकते हैं टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहते हैं।
यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको आगे फर्दर पढ़ाएंगे, क्योंकि आप हमें यहाँ से हमने पढ़ना है यहाँ आगे, तो एफ जो होता है बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो ये आपके पास बेसिकली ये फोर्स है, ये फॉर्मूला है आपके पास अबाउट योर मैग्नेटिक फोर्स। ये स्टेट करता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस का मतलब है कि जो फोर्स है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड। दो क्वांटिटी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उससे आपके पास एक थर्ड क्वांटिटी निकलती है, तो इसका मतलब है ये जो थर्ड क्वांटिटी दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहना गलत होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। तो दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये ट्रू होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है आपके इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जबकि मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा संभव नहीं है। तो ये आपके पास एक खास बात थी जो मैंने आपको बतानी थी आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बोर्ड्स में आपके से पूछ सकते हैं, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकते हैं, इवन इन द केस ऑफ योर जेईई मेंस में भी आपसे कई बार इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट बॉडीज़ के लिए हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं उसको। तो अगर हम पहले बात करते हैं फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, सपोज ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए तो मैंने आपको रूल ऑलरेडी बताया है। क्या करना है आपने, मैक्सवेल हैंड रूल लगाते हैं आप, थंब रूल। तो होल्ड डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में आपने होल्ड करना है अपना थंब, एंड द डायरेक्शन ऑफ योर कर्ल विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी आपका जो कर्ल है दैट इज योर, ऐसे कुछ सर्कुलर जा रहा है ना, तो इसका मतलब है इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, कंसंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ऐसे ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड भी। इनवर्ड इसलिए है क्योंकि देखिएगा अगर करंट आपका ऊपर को फ्लो कर रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट में होगा इनवर्ड, तो ऐसे होगा। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे होगा आपका आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और यहाँ पे है आपका आउटवर्ड, यानी आपकी तरफ को, यहाँ को आएगा आपकी तरफ को, और यहाँ पे है टुवर्ड्स दी बोर्ड। वहीं अगर मैं बात करूँ सर्कुलर रिंग की बात करूँ, सर्कुलर रिंग में कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये आपके पास करंट फ्लो कर रहा है सपोज इस डायरेक्शन में आई, अगर आपके पास ये करंट फ्लो कर रहा है तो देखिएगा, अगर हम इसमें फिर से अगर यही रूल लगाएं, थंब रूल देखा होल्ड करें, अगर छोटे से इस वाले पोर्शन की बात करें, छोटे सा एलिमेंट ले लें अगर हम इसमें, देखिएगा करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है तो इनवर्ड है। तो हमेशा देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे आपके पास सर्कल्स बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, देखिएगा ये। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऐसे ही बनेंगे, और सेंटर में जाके ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सेंटर में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, क्योंकि देखिएगा अगर आप बात करें तो देखिए धीरे धीरे सर्कल क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं आपके। एक टाइम ऐसा होएगा जिनका कर्वेचर लगभग क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो एट दी सेंटर ऑफ द कॉइल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, स्ट्रेट होती है आपके पास, जबकि यहाँ पे होती है आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में होगी आपके पास ये। तो सेंटर में होगा आपके पास स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जबकि यहाँ पे आपके अदर कोनेस में आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे आपके। और सोलिनॉइड का केस तो मैंने आपको बता के रखा है। सोलिनॉइड की अगर हम बात करें तो सोलिनॉइड में कुछ इस तरीके से होती हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज द केस फॉर सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड हम जिसको कह सकते हैं आपका। तो ये अंदर से यूनिफॉर्म, बाहर आपका नॉन यूनिफॉर्म रहती है, और हम कहते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड होता है नियरली इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये था आपके पास डिफरेंट शेप्स के लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम निकालते हैं। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, आपका पढ़ते हैं, दैट इज योर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है वो, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं बच्चों आगे इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिएगा जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है आपके पास गॉस लॉ, याद होगा अगर आपको गॉस लॉ, उसी के पैरेलल हम यहाँ मैग्नेटिज्म में हम यूज करते हैं इसी का छोटा भाई जिसका नाम है आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है आखिर ये लॉ। अगर आपको गॉस लॉ अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको ये भी इजीली, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो गॉस लॉ अगर आपको पता है तो ये बोलता था कि नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये होता था आपके पास इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे हम बोलते थे कि क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड या चार्ज इनसाइड योर गॉसियन सरफेस।
चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। वहीं हम इसी के पैरेलल हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो यहाँ पे आपके पास ये बताता था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की फाई बी। ये होता था आपके पास, यहाँ पे ये हो जाएगा इसी के पैरेलल इंटीग्रल ऑफ बी डॉट। अब देखो ई की जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे बी से, और डी एस की जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे डी एल से। तो डी एस वहाँ होता था आपके पास सरफेस, यहाँ पे डी एल होता है आपके पास लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले देते सरफेस, यहाँ पे हम लेंगे लूप का ये एलिमेंट है छोटा सा, हमने बोला जिसको डी एल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई क्लोज्ड करंट, आई इनसाइड ऑफ योर लूप। आप जो लूप मान रहे हैं उसके इनसाइड कितना करंट इनक्लोज्ड है। तो दूसरी बात, आपने जो दो बातें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे पास इंटीग्रल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। और जो दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ले देते हैं आपके पास सरफेस, यहाँ पे हम बात करते हैं सरफेस की, और यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों आपके पास क्लोज्ड लूप की। लूप का मतलब आपके पास कोई भी आपके पास 2D स्ट्रक्चर है, सपोज ये सर्कल है, तो सर्कल आपके पास है लूप। और सरफेस की बात करूं तो स्पेयर है आपके पास, सरफेस है आपके पास स्पेयर। जैसे एक चार्ज है, चार्ज की हम बात करें, जैसे आपके पास क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक ऐसा गॉसियन सरफेस जनरेट करेगा जो कि किस फॉर्म का होगा, आपके पास स्पेयर के शेप का होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ लूप की। लूप के आपके पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके पास, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सब क्या है आपके पास लूप हैं। जबकि स्फेयर, क्यूबॉइड, ये सब के यहाँ आपके पास सरफेस हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों लॉ को अगर हम कंपेयर करें, तो पहले अगर हम चलें आपने गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ से ही हम इसके अल्टरनेट आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज हैं। देखें, यहाँ पे हम क्यों इनसाइड की बात करते थे कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो जैसे हमने आपके पास एक गॉसियन सरफेस लिया जिसमें आपके पास चार्ज इनक्लोज हैं +3 कूलम के, +4 कूलम, +5 कूलम, और एक -2 कूलम का आपके पास चार्ज है। सपोज ये आपके पास गॉसियन सरफेस है कोई चार्ज का, और आपके पास 2 चार्ज हमने इसके बाहर लिए हैं, इस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं, 2 कूलम और 3 कूलम। तो अगर आपको ध्यान है गॉस लॉ, तो इस केस में हम जो क्यों इनसाइड लेते थे, तो ये आपके पास क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो नेट चार्ज की बात करूँ तो 3 + 5 + 4, तो 3 + 5 + 4 -2, क्योंकि ये आप रखेंगे यहाँ पे साइन के साथ, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 में से 2 गया 10 कूलम आपके पास चार्ज आया। जबकि ये जो 2 कूलम है और 3 कूलम है, इसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर है गॉसियन सरफेस के। तो आप यहाँ से जो इंटीग्रेशन E.ds जो आपके पास आता था, या फ्लक्स आता था फाई E, जो हम बोलेंगे दैट इज योर 10/ε0। सिमिलरली यहाँ पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ में हम जो लूप के अंदर जो करंट लेंगे दैट इज द नेट करंट इनसाइड द लूप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास बाहर, लूप के बाहर कितना करंट है। सपोज हमने कहा आपके पास 2 करंट है, सपोज I1 एक वायर है जो कि इनवर्ट है इस प्लेन के, I1 जिसमें करंट बह रहा है आपके पास इनवर्ट, और I2 आपके पास दूसरी वायर है जिसमें आपके पास करंट बह रहा है बाहर को। सपोज दिस मार्कर, ये आपका I2 ऐसे है और I1 आपके पास ऐसे है इनसाइड, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। और एक वायर सपोज एक और हम ले लें, अगर जैसे सपोज कह रहे हैं ये भी इनवर्ट है I3 और एक आउटवर्ड है आपके पास I4, तो I3 और I4 I इनसाइड के अंदर हम नहीं रखेंगे। तो कितना आपके पास करंट है इनसाइड दिस लूप, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे I इनसाइड के अंदर। तो अब देखिएगा, अब क्या हम यहाँ पे क्या लिखें, अब हमारे पास दिक्कत है कि कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लें करंट की और कौन सी को हम नेगेटिव लें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज तो आपके पास साइन के साथ ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव साइन का चार्ज है और या नेगेटिव साइन का चार्ज है। लेकिन हम करंट की बात करें तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि करंट को I1 को हम पॉजिटिव लें या I2 को आप पॉजिटिव लें, या किसको पॉजिटिव लें या किसको नेगेटिव लें। तो हम क्या करते हैं इसमें, अपने अकॉर्डिंग एक लूप की डायरेक्शन की डिसाइड करते हैं, एक लूप की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है या आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हो सकती है। या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे सपोज डायरेक्शन जो मैं आपके लिए लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, सपोज ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ लूप दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है। ठीक है, तो ये हमने लूप की डायरेक्शन ली है। ठीक है, तो सपोज हमने अगर लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस बेसिकली एक रूल लगाते हैं। अगर हम राइट हैंड का रूल लगाते हैं तो देखिए, अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है लूप की, तो हमारा थंब जा रहा है बाहर को, हमारा थंब जो जा रहा है बाहर को, तो हम ऑटोमेटिकली जो आउटवर्ड करंट है इसको हम पॉजिटिव मानेंगे।
अगर डायरेक्शन कैसी है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज है, देखिएगा। तो इसका मतलब है जो बाहर वाला करंट है इसको हम लेंगे पॉजिटिव, तो बाहर वाला करंट कौन सा है आपके पास, I2 है, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको पॉजिटिव, और ऑटोमेटिकली जो इनवर्ड करंट जा रहा है उसको हम लेंगे फिर नेगेटिव। तो इसको अगर हमने लिया पॉजिटिव तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे नेट करंट जो है दैट इज I2 माइनस I1। और ध्यान रखिएगा I3 और I4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी I इनसाइड जो आएगा आपके पास दैट इज योर I2 माइनस I1। वहीं दूसरी तरफ सपोज कोई दूसरा छात्र आया, कोई दूसरा बच्चे ने बोला कि नहीं सर जी आप ये ना लें, आप डायरेक्शन ऐसी ना लेके आप डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें। मैंने कहा ठीक है सर जी, आपकी भी बात हम रख लेते हैं। तो अगर हमने क्लॉकवाइज ले ली डायरेक्शन तो देखिएगा फिर से अगर हम देखें हैंड का रूल लगाएंगे तो इस बार आपके पास थंब जाएगा इनसाइड दिस प्लेन। देखिएगा जो थंब है, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो आपके पास थंब जाएगा इस बार अंदर, यानी अंदर वाला करंट होगा आपके पास पॉजिटिव और बाहर वाला करंट बनेगा नेगेटिव। तो यहाँ से हम जो आई इनसाइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा बच्चों, I1 माइनस I2। ठीक है बच्चों, तो आपके मन में ऐसा ख्याल भी आ सकता है कि क्या आई डायरेक्शन चेंज करने से क्या बी डॉट डी एल में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रूफ करके कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फ्री हैं, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या डायरेक्शन ले रहे हैं। अगर आप ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आप लिखेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपके पास जो इनवर्ड करंट है वो आपके पास पॉजिटिव आएगा, और आउटवर्ड करंट ऑटोमेटिकली फिर उस केस में आप लेंगे नेगेटिव। तो अगर क्लॉकवाइज है तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ही है देखिए, एंटी क्लॉकवाइज थंब जा रहा है बाहर को तो आप लिखेंगे I2 माइनस I1। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको ये दो बातें ध्यान में आई हों कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे माननी है। डायरेक्शन ऑफ करंट मानने के लिए आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। आपने कोई भी एक डायरेक्शन ले लें लूप की, लूप ने आपके यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे, आप लूप की आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं। अच्छा, अब रही बात, आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्या डायरेक्शन चेंज करने से क्या इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं कहूँगा नहीं, फॉर्मूला अभी भी आपका यही बनेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू इनसाइड। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, तो इसके लिए अगर मैं इसका आपसे इजाज़त लेता हूँ आपको इसको इरेज करने की, तो देखिएगा बच्चों, देखें, तो अगर मैं आपको इसी से समझाऊँ तो ये आपके पास लूप था। सपोज बच्चों ये आपके पास लूप था ऐसे, सपोज हमने कहा ये आपके पास I1 करंट था और ये आपके पास I2 करंट था कुछ इस डायरेक्शन में। ये आपके पास इनवर्ड करंट, सॉरी ये आउटवर्ड करंट है और ये इनवर्ड करंट है, और दो करंट हमने ये लिया I4 और I3। सपोज हमने इसको बोला I3 और ये था आपके पास I4, तो ये था आपके पास लूप। तो देखिए बच्चों, तो हमने यही फॉर्मूला लगाना है सेम। तो डायरेक्शन आप पहले मान लें, पहले अगर हम लेके चलें, सपोज हमने कहा कि आपने डायरेक्शन ऑफ लूप आपने ये मान ली, क्लॉकवाइज ली, आपके पास डायरेक्शन ऑफ लूप ये था क्लॉकवाइज। तो देखिएगा पहले तो आपको पता होगा कि अगर इतनी सारी करंट कैरिंग वायर हैं तो इन सब के कारण इस लूप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट में सपोज हम कह रहे हैं, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की बात करें, इस छोटे से लूप में डीएल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ दीस मैनी वायर्स, 4 वायर के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें लग रहा होगा। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास सपोज ये है, सपोज ये है आपके पास बी की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, वहीं अगर मैं डीएल की डायरेक्शन देखूं तो टेंजेंट बनेंगे, टेंजेंट स्ट्रेट, ये है आपके पास डीएल। तो हम कह रहे हैं सपोज अगर इसके बीच में एंगल अगर आपके पास थीटा है, इसके बीच में आपके पास एंगल अगर थीटा है, तो अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, अगर आप पहले निकालें डायरेक्शन तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। अब आई इनसाइड निकालना है आपने, तो मैंने अभी आपको बताया आई इनसाइड कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन आप देखें ये है, क्लॉकवाइज है आपके पास डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे इनवर्ड करंट को आप पॉजिटिव और आउटवर्ड को नेगेटिव, यानी आप लिखेंगे आई इनसाइड I1 माइनस I2। I3 I4 नहीं रखेंगे हम, फिर से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये लूप के बाहर है। तो नेट डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास I1 माइनस I2। सिमिलरली चलो ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो देखो क्या बन जाएगा, ये I1 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। देखिएगा ये कब आया हमारा आंसर, ये तब आया जब हमने क्या माना, इसको क्लॉकवाइज माना, जब हमने डायरेक्शन क्या मानी इसकी, क्लॉकवाइज।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स कर दें डायरेक्शन, तो देखो अगर हम डायरेक्शन ये ना लेके आपकी बच्चों रिवर्स कर दें, तो ये ले ली हमने डायरेक्शन, सपोज डायरेक्शन ऑफ लूप हमने ये मान लिया आपके एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा अब देखिए जो एंगल है ये भी चेंज करेगा, क्योंकि देखिएगा अब डीएल की डायरेक्शन अभी इधर को थी और डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो अब लूप की डायरेक्शन है। तो देखिएगा अब लूप के में आपका जो हमने माना लूप की डायरेक्शन दैट इज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे मानी, तो इसका मतलब है आपके पास एंगल ये होगा, अब डीएल आपका इधर को ना जाके इधर को जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो अगर ये थीटा है तो आप क्या बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना बनेगा, फिर आपके पास ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा बनेगा, है ना? तो इसका मतलब है यहाँ पे जो थीटा है एंगल बिटवीन योर बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज नाउ योर 180 माइनस थीटा, नॉट योर थीटा। थीटा नहीं है 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी पलट चुकी है। तो रखें अगर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में अगर रखें, देखिएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा आपके पास बी डी एल कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा, आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा होता है आपके पास माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। अच्छा अब रह गई आपके पास म्यू टाइम्स ऑफ आई इनसाइड लिखने की, तो आई इनसाइड करंट आपको चाहिएगा। तो देखिएगा अगर आप आई इनसाइड लिखें, इनसाइड मतलब इनसाइड द लूप, तो कैसे लिखेंगे? अब आपके पास डायरेक्शन ये है, तो लगाया आपने राइट हैंड पाम था ये रूल लगाया आपने, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो थंब जा रहा है बाहर को, यानी जो आउटवर्ड करंट है उसको आप लेंगे इस बार पॉजिटिव, यानी I2 को लेंगे पॉजिटिव, तो इस बार आपके पास ये मिल जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखें I2 माइनस I1 रख दिया हमने, इस बार डायरेक्शन क्या है आपके पास एंटी है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा तो अगर आप माइनस यहाँ, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ से माइनस को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या ये फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ माइनस, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा I1 माइनस I2। तो देखिएगा क्या चीज़ मिला हमने, बहुत एक खूबसूरत सी चीज़ मिली कि आपके पास जितना आपके पास क्लॉकवाइज में जो फॉर्मूला आया वही आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में भी आया। तो यहाँ पे भी था I1 माइनस I2 और यहाँ पे भी आया आपके पास I1 माइनस I2। तो देखा आपने फ़र्क कहाँ पे आया, फ़र्क यहाँ पे आया, अगर ये थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दे तो ये 180 माइनस थीटा भी हो जाएगा, जिसके कारण आपका आंसर वही सेम आएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, चाहे आप क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, वो आप में छोड़ता हूँ मैं। तो आपको क्या पसंद है, क्लॉकवाइज खाना पसंद है या एंटी क्लॉकवाइज खाना पसंद है? जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन रख लें और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव मानना है और सिंपली प्लेस कर देना है। तो चाहे जैसे भी लेंगे, बस आपका डिफरेंस आएगा एंगल पे, अगर ये थीटा है तो अगला वाला बन जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, तो आंसर आपका अभी भी सेम आएगा। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहता था आपको, ठीक है? तो हमारे पास फॉर्मूला है एम्पेयर सर्किटल लॉ का, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। तो आई इनसाइड की का मतलब है आपके पास लूप के अंदर कितना करंट है, जबकि जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी वायर्स। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे बच्चों, इसको मैं अभी आपको आगे और लिखाऊंगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे दैट इज ड्यू टू दी ऑल 4 वायर्स 1 2 3 4 I1 I2 I3 I4 के कारण नेट में कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है आप, और जो यहाँ पे म्यू नॉट आई का मतलब है वो इनसाइड करंट इनसाइड दी लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है उसी करंट को हम लेंगे। तो आपको अगर ये नोट करना है स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आपको मैं इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स और लिखाता हूँ। आपके पास स्टेटमेंट क्या है एम्पेयर सर्किटल लॉ का, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, जिसको हम कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप, इनसाइड। जबकि जो बी हम लेते हैं, बी होता है आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी वायर्स। सपोज हमने आपको फिर से अगर आपको दिखाऊं तो सपोज हमने कहा ये I1 आपके पास आउट इनवर्ड करंट है और I2 है आपके पास आउटवर्ड, और ये आपके पास कोई इमेजिनरी आपने लूप ले लिया। अच्छा, और इस लूप को हम बोलते हैं बच्चों आपका एम्पियर्स लूप, इस लूप को हम बोलते हैं आपका एम्पियर्स लूप, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और सपोज हमने कहा I4 और I5 भी आपके पास दो करंट और हैं, तो आप जो बी नेट लिखेंगे बच्चों कैसे लिखा जाएगा आपके पास, बी नेट लिखा जाएगा आपके पास I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4। समझ रहे हैं आप, बी नेट जो आप लिखेंगे इन नेट करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आप जो बी नेट लिखेंगे दैट वुड बी योर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस करंट।
जबकि जो करंट जो हम लेंगे इनसाइड जो आई जो हम लेंगे दैट इज ओनली द करंट विच इज द इनसाइड द लूप, यानी I1 या I1 और I2, और लूप की डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक लॉ है, आपको जैसे मुझे पता है एज इट इज आपको भी ऐसे ही इसको याद करना है। तो लॉ है, इसका क्या डेरिवेशन तो कुछ बेसिक होता नहीं है, तो हालांकि आपको फील आ जाए इसके लिए मैं आपको इसका डेरिवेशन भी सिखा देता हूँ कि कैसे ये हम इस लूप को प्रूफ कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड होता है। तो इसको हम प्रूफ वाइज भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें हम क्या करेंगे, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर लेंगे, इसकी वजह से हम इसमें प्रूफ करेंगे कि इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट टू इज योर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये आएगा आपके पास म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर। तो देखिएगा, सपोज हमने कहा आपके पास लॉन्ग इन्फाइनेट वायर है, इसमें करंट आपका कुछ इस तरीके से फैला है आई, तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लूप हमने बना लिया, सपोज दिस इज योर इमेजिनरी लूप, और इसमें डायरेक्शन हमने ये ले ली आपकी डी एल की डायरेक्शन, हमने लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले ली। ठीक है बच्चों, ये आपके पास लूप की डायरेक्शन है, और जिसकी रेडियस है, जो लूप का जो रेडियस है दैट इज योर, यहाँ से जो दूरी है इस रेडियस की दैट इज योर आर। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं इसका, अगर ये है अगर करंट ये है, हम कह रहे हैं कि लेट दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो ऑब्वियसली आपके पास टेंजेंट बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालते हैं करंट कैरिंग लूप, आपके पास कुछ ऐसे बनेंगे ना, राइट हैंड मैक्सवेल थंब रूल से बताया है आपको, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे, क्या वही डीएल की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन भी क्या होगी, टेंजेंट टू दिस पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट की बात करूँ, छोटे से एलिमेंट की बात करूँ, तो इस केस में डीएल की डायरेक्शन भी यही रहेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों सेम रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूं, फाई बी निकालूं, तो इसके लिए मुझे चाहिएगा इंटीग्रेशन बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। तो अगर मैं बी डॉट डी एल निकालूं तो देखिएगा बी डॉट डी एल ये हो जाएगा आपके पास बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि आपके पास बी और डी एल की दोनों में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, तो यानी बी डी एल कॉस जीरो इज 1, तो ये हो जाएगा आपके पास बी इंटू डी एल। ठीक है बच्चों, तो ये आया आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल दैट इज योर बी डी एल। तो वहीं अगर आपको पता है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल अगर हम छोटे अगर इंटीग्रेशन को लूप अगर हम इंटीग्रेट करें तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल का अगर हम इंटीग्रेट करें तो 0 से लेके 2 पाई आर इसकी लिमिट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी इंटू 2 पाई आर। ये आपके पास आया नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी आपके पास आया दैट इज योर बी टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। अब क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फॉर अ लॉन्ग इनफाइनेटली करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट पी क्या होता था आपके पास फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वहां से आपके पास बी निकल के आता था फॉर अ इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर कितना था आपके पास, अगर आपको स्मरण होगा तो ये आता था आपके पास बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर टाइम्स ऑफ आई इंटू 2, ये तो आता था, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली बनता था ये अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो दिस वाज दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो शायद से मैंने आपको इसको पार्ट सेकंड मैग्नेटिज्म पार्ट सेकंड में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको कराया है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। किसी भी पॉइंट पी दूरी पे, जो कि आर दूरी डिस्टेंस पे है, किसी भी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज ड्यू टू दी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, वो होता है इतना। तो इसको आप सिंपली उठा यहाँ पे प्लेस कर लें तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स ऑफ अपॉन 2 पाई आर, और ये आपका 2 पाई आर ऑलरेडी यहाँ पे था, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आपको मिला म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। जहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ आई क्या है आपके पास, मैग्नेट आपके पास वो करंट है जेट इज इनसाइड द लूप, तो इनसाइड द लूप ये वाला ही आपके पास करंट है आई, और लूप ये था आपके पास सर्कुलर लूप था। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने इसको प्रूफ करा। तो ये बेसिक, अगर आपको इसको अगर प्रूफ नहीं भी आता तो आपको अगर लॉ पता है तो वही आपके लिए मेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लॉ है तो नेचुरल में, तो नेचर में हमेशा क्या लेंगे, अटल सत्य रहेंगे, नेचुरल यूनिवर्सल होते हैं हमेशा। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आया तो आपको लॉ जरूर समझ में आना चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम लेंगे, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम बोलते हैं दैट इज योर पी डॉट टी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। तो दिस वाज, आपने अगर जो खास बातें जो इसमें ध्यान में रखनी है, पहली बात अगर मैं आपको उसको लिखवाऊँ तो आपने ये देखना है कि जो बी हम जो लेते थे मैग्नेटिक फील्ड जो लेते थे बी नेट दैट इज ड्यू टू दी नेट करंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड,
तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी ऑल वायर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता था दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर वेदर इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। जबकि जो करंट लेते थे आपके पास, करंट जो होता है दैट इज ओनली योर इनसाइड करंट, इनसाइड लूप करंट। इन दो बातों का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए इस लेक्चर में हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आई होप सो आपको ये पूरा एम्पियर सर्किट लॉ समझ में आया हो।